खुद सोचिए, ये डरे हुए हैं, ये बौखलाए हुए हैं। को मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए? मुझे मंदिर से कोई दिक्कत नहीं, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, गुरुद्वारा बनना चाहिए, गिरजाघर बनना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। मैम स्मृति ईरानी इस बार कहीं से भी चुनाव लड़ जाएंगी, अमेठी ही नहीं कहीं से भी लड़ेंगी, वो हारती हुई नजर आ रही। उनके आगे कोई बच्चा भी लड़ जाएगा ना, तो जो उन्होंने कृत्य किए हैं, चाहे वो पत्रकारों को अपमानित करना हो या जनता को अपमानित करना हो, तो जनता अब उनको जवाब देगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। चुनाव को लेकर तमाम नेता अपने अपनी लोकसभा सीट पर नामांकन भरने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी खबर आई है कि राहुल गांधी, सूत्रों से खबर आई कि राहुल गांधी वायनाड से ना लड़कर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। पर देखना यही होगा कि एक तरफ जहां भाजपा, मोदी सरकार कह रही है कि अब इस बार 400 पार है, और विपक्षी पर जिस तरीके से सीबीआई, ईडी के द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है, क्या लग रहा है कि विपक्षी राह इस बार कठिन होगी या आसान? ये एक बड़ा सवाल है। क्या भाजपा इस बार 400 पार कर पाएगी? इस पर भी बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक मार पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सीधा जुड़ेंगे यहाँ पर हमारे साथ दो मेहमान है, अनुराग ओझा, जिसे आप जानते ही हैं, और आज है अमित कुमार जेपी शुक्ला। तो सीधे इनसे बातचीत करेंगे। पहले सवाल आपसे ले लेते हैं, नए मेहमान हैं आप, तो ये बताइए, 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे हैं, कैसे कर पाएंगे 400 तो पार? सबसे पहले पत्रकार महोदय एक बात बताइए आप महोदया, कि 400 पार का जो बबल है, ये बेफालतू का बबल बनाया है। 400 पार सीटों पे क्या वो लड़ रही है सही से? उसकी जो ग्राउंड है सभी को पता है कि साउथ में वो आती नहीं है, ठीक है। नॉर्थ बेल्ट के अंदर उसका अपना कब्जा है, और जिसमें से नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो लड़ नहीं रही है। आपने सुना होगा अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर में वो लड़ नहीं रही है, वहां के क्षेत्रीय दलों को वो समर्थन कर रही है, अर्थात तो उसकी सीटें पहले से अपने आप कम हो जाती हैं। और उनकी जो नीतियां हैं, उनके काम करने का जो तरीका है, जो उन्होंने काम किया है, सबको पता है कि युवा परेशान है, महिलाओं की सुरक्षा खत्म है, ठीक है। और अगर जमीनी लेवल पे बात करें, महंगाई ऐसे हो रखी है कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो रखा है कि अनाज उससे सस्ता है। 5 किलो राशन वो दे रहे हैं, ठीक है, मानते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन पकाना तो उससे महंगा हो रखा है। तो इस एक बबल को समझने की जरूरत है। जब बीजेपी 400 कुछ ही सीटों पे लड़ रही है, तो 400 पार कैसे ले आएगी? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उसकी राजस्थान से 20 सीट जैसे दिख रही है, जो हमें सर्वे में पता चल रहा है, 20 सीट अगर राजस्थान में कम आ जाती है, 20 सीट अगर उसकी जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गुट है, उससे उस पे फर्क पड़ता है, और वहां से 20 सीट कम आ जाती है, तो अगर हम बात कहें, अगर जो उसका पुराना ही रिकॉर्ड है, जो 303 और 305 के बीच में घूम रहा है, अगर उसकी 50 सीट भी टूटती है ना, तो वो अल्पमत में आ जाएगी। वो 400 पार कैसे कह रहे हैं, हवा में कह रहे हैं, वो एक भ्रम फैला रहे हैं पब्लिक के बीच में, ताकि उनको लोग बढ़ चढ़ के वोट दें। ये ना सोचे कि जैसे होता है ना, एक हवा बनाई जाती है, जीत तो वही रहेगा, उसको वोट दे दूं, पर ऐसा नहीं है। युवा जागा हुआ है, युवा को पता है कि इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। ये अगर जीत जाते हैं, वैसे तो नहीं जीत रहे हैं, पर अगर ये जीत जाते हैं, तो अगले 5 साल के अंदर ये एक जनरेशन है ना, उसको खा जाएंगे। शुक्ला जी, मेरा सवाल ये है, 2019 में इन्होंने 300 पार का नारा दिया था, पर 319 सीट आई थी, तो अब 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या पता 400 पार हो जाए? देखिए, कह देने से सब कुछ नहीं हो जाता है ना। पिछली बार इन्होंने, आपको याद होगा, पुलवामा के अंदर हाथ जोड़ के कहा था, पुलवामा के आतंकी पे जो हमला हुआ है, उस पे जवाब दो। इन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो शहीद थे उन पे वोट मांग लिया था, लेकिन लोगों को लगा कि चलो ठीक है, हमें सिंपैथी देनी चाहिए और हम चले जाने चाहिए, हमें दे देना चाहिए। 5 साल इन्होंने कहा कि इस बार नहीं हुआ। इन्होंने, आपने मोदी जी का सुना था, भाई और सिर्फ 50 दिन और मुझे दे दीजिए, ठीक है। सेकंड टर्म जब इन्होंने मांगा था, तो 50 दिन क्या क्या है, लोगों को ऐसा फील हुआ कि 5 साल हो सकता है जो कीचड़ हो रखा था उसे साफ करने में लगाओ, अब उसमें नया गार्डन बनाने के लिए अगले 5 साल इन्हें देना चाहिए। लेकिन वो भी विफलतापूर्ण रहा। कुछ इन्होंने करा थोड़ी, बल्कि सेना के साथ इन्होंने अग्निवीर जैसी योजना लेके आए, जिसके तहत जो नेपाल से अपने पास जो गोरखा आता थे, वो गोरखाओं ने चाइना की सेना ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश हमारे सामने है, उन्होंने इतने सारे गांवों के नाम बदल दिए हैं। हमारे सामने लद्दाख है, सोनम वांगचुक जी जिन्होंने 370 का इतना बड़ा समर्थन किया था, ठीक है। कहीं ना कहीं हम भी 370, जब मैं उस समय मैंने न्यूज देखी थी, तो कहीं ना कहीं लद्दाख के व्यू से मेरे को भी 370 अच्छी लग रही थी। कश्मीरी व्यू से तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को इतना पता है कि लद्दाख के व्यू से तो बहुत बढ़िया फैसला था। लेकिन अब वहां जाके देख लो कि वो किस कंडीशन में बैठे हुए हैं। आज उन्होंने सोनम वांगचुक जी को देशद्रोही और मतलब कह ही नहीं पा रहे, बाकी तो हाँ, वहां पर 144 लगा दिया है। अच्छा, अनुराग, मेरा सवाल ये है कि अब जैसे सूत्रों से खबर आ रही है कि अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव, और एक तरफ स्मृति ईरानी है, तो चुनाव और टक्कर कड़ी है या सिर्फ एक तरफा मुकाबला है? देखिए मैडम, अगर
अमेठी की जनता को 13 रुपए किलो चीनी मिल रही होगी तो इनको स्मृति ईरानी को कोई हरा नहीं सकता है। अगर वहां के लोगों को 35 रुपए का डीजल पेट्रोल मिल रहा होगा तो वहां पे उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। अब तय जनता को करना है कि 13 रुपए किलो की झूठी चीनी लेनी है या वाकई में चीनी लेनी है, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने सड़कें अभी गड्ढा मुक्त नहीं किया है। अच्छा। आप चले जाइए अमेठी देखिए, मैं भी जल्दी में ही जगदीशपुर था और वहां पे मैंने देखा है अभी भी सड़कें भरी नहीं है। पर ये भी कहा जा रहा है कि अमेठी से अब कोई भी कांग्रेसी आता है तो वो जीत कर ही जाता है, तो एक चुनौतीपूर्ण हो गया है क्या मुकाबला स्मृति ईरानी के लिए? मैम स्मृति ईरानी इस बार कहीं से भी चुनाव लड़ जाएंगी, अमेठी ही नहीं कहीं से भी लड़ेंगी, वो हारती हुई नजर आ रही। उनके आगे कोई बच्चा भी लड़ जाएगा ना, तो जो उन्होंने कृत्य किए हैं, चाहे वो पत्रकारों को अपमानित करना हो या जनता को अपमानित करना हो, तो जनता अब उनको जवाब देगी। पर वही स्मृति ईरानी कहती है कि भाजपा का एक कार्यकर्ता ही राहुल गांधी को हरा सकता है। मैंने क्या बताया कि बच्चा लड़ जाएगा तो स्मृति ईरानी को हरा देगा, तो समझिए कि वो कह रही है कि राहुल गांधी, मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी के भी सामने लड़ जाएंगे ना, तो नरेंद्र मोदी जी भी उनको हरा नहीं सकते, नरेंद्र मोदी की भी जमानत जब्त हो जाएगी। पर चेहरा तो नरेंद्र मोदी जी का काम आता है। देखिए चेहरा आप लोग ही बनाते हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है बड़े गौर से देखना। जो भी स्टेट हार रहे होते, जो भी राज्य भाजपा हार रही होती है, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी अगर रैली करके आ जाते हैं तो जो चुनाव है, जो वोट है, वो उनके पक्ष में चले जाते हैं। देखिए चुनाव रैली कौन दिखाने का कौन काम करता है? आप जैसे पत्रकार, मैं आपकी गलती नहीं बता रहा हूँ, गलती है आका की, जो आला कमान बैठा हुआ है, जो विपक्ष की रैलियों को नहीं दिखाता है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो लच्छेदार भाषण देते हैं, 24 घंटा वही हेडलाइन चलती है। देश में महंगाई है, उसकी एक भी हेडलाइन आपके भी चैनल पे नहीं चलती है। और मोदी जी लच्छेदार भाषण नवादा में दे रहे हो या जमुई में दे रहे हो या कहीं भी दे रहे हो, तो जनता सुनना ही नहीं चाहती ना। जनता तो कह रही कि हमें राम मंदिर दे दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, महंगाई बढ़ती रहे। एक चीज बताइए, आपको मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए? नहीं, जनता से मुझे मंदिर से कोई दिक्कत नहीं, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, गुरुद्वारा बनना चाहिए, गिरजाघर बनना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, क्योंकि आप बीमार होंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। महंगाई अगर कम नहीं होगी तो दाना दाना को तरस जाएंगी। अगर शिक्षा बेहतर नहीं होगी तो आपके हाथ में माइक आ गया है, लेकिन आपके बच्चों के हाथ में माइक कभी नहीं आएगा। तो शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। वापस आते हैं शुक्ला जी, 24 के लोकसभा चुनाव विपक्ष जिस तरीके से पूरा ईडी सीबीआई के शिकंजे में जेल में डाला जा रहा है, क्या लग रहा है चुनाव एक तरफा है या फिर इस बार विपक्ष के रूप में कांग्रेस दब गई है और आम आदमी पार्टी निखर कर आ रही है? नहीं, दबी नहीं है, दबाने का काम जो मीडिया हाउसेस है, मतलब आप तो यूट्यूब चैनल से हैं, अगर हम जो अपने बड़े मीडिया हाउसेस को देखें, जिन्हें जो लोग टीवी चैनल पर देखते हैं, क्योंकि कह देना गलत नहीं होगा कि हर घर में आज की डेट में एक भाजपा कार्यकर्ता है, वो है आपका न्यूज चैनल, ठीक है। आज की डेट में अगर हम उठा के देख लें तो अगर ये ईडी में डालें और चाहे ना डालें, पूरे दिन टीवी पर प्रचार प्रसार किसका चल रहा है? बीजेपी वालों का। और बीजेपी क्या उनसे फ्री में काम करवा रही होगी या वो फ्री में चंदन घिस रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, वो कहीं ना कहीं पेड उनकी आर्मी है, वो पेड वर्कर है और वो काम कर रहे हैं और वो लगे हुए हैं। और मैं वैसे बता दूं, जैसा भी कुछ देर पहले मैंने कहा कि ये ज्यादा डरे हुए हैं तभी ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि एक गवाही से केजरीवाल अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, केजरीवाल अंदर हैं। एक गवाही से किसी को अरेस्ट हुए किसी को नोटिस नहीं करना चाहिए। जितने लोगों को, अगर इनका इतिहास उठा के देख लें, जितने लोगों को इन्होंने नोटिस भेजा, अभी आपको याद होगा इन्होंने महाराष्ट्र में पानी पी पी के गाली बकी थी, क्योंकि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, 70,000 करोड़ का घोटालेबाज। और उसी अजीत पवार को अगले दिन इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। अगले दिन, सिर्फ एक दिन पहले, ये देखिए ना, सिर्फ एक दिन, 24 घंटे का भी फासला पूरा नहीं बीता था और उसे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। आप खुद सोचिए, ये डरे हुए हैं, ये बौखलाए हुए हैं कि इन्हें पता है कि जो 303 है या 304 इसी के आसपास हैं, और अगर गलती से इन्होंने अपना मतलब जो दबाव है वो नहीं बनाया, इन्होंने अपने लोगों का प्रचार नहीं किया और दूसरे लोगों को अरेस्ट नहीं किया और प्रचार करने से रोका नहीं, तो सिर्फ 50 सीटें हारनी है। जैसी 50 सीटें हारेंगे या अल्पमत में चले जाएंगे और जो महागठबंधन है वो जीत जाएगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष को फायदा होने वाला है या नुकसान? नुकसान होने वाला है, नुकसान होने वाला है, ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो असंवैधानिक है, संवैधानिक तरीके से नहीं हुई है, मर्यादा पूर्ण नहीं है, और ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की गिरफ्तारी है, दिल्ली की जनता को बांधा गया है। आपको पता है, आपके माध्यम से एक बात बता दूं, अगर आपको याद हो, शीला दीक्षित जी के टाइम से दिल्ली के अंदर ईडब्ल्यूएस का एक स्कूल के अंदर फॉर्म निकला करता था, प्राइवेट स्कूलों के अंदर। जो अच्छे स्कूल के अंदर गरीब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, वो इस साल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के चलते नहीं निकल पाया। कहीं ना कहीं आप पार्टी की भी नाकामी है कि उन्होंने निकाला नहीं है।
जनता को जो राहत मिलती थी, कुछ बच्चों को जो मौका मिलता था, वो मौका उनसे दबा हुआ है। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि ईडब्ल्यूएस के फॉर्म निकले, क्योंकि मैं ना कल किसी काम से बाहर था तो कुछ पेरेंट्स पूछने बार बार आ रहे थे, भैया इस बार ईडब्ल्यूएस का फॉर्म नहीं निकला है। तो सबको पता है कि वो क्यों नहीं निकला, क्योंकि केजरीवाल जी जेल के अंदर है। ठीक है, मेरा सवाल अनुराग ओझा से है। ओझा, जहां अरविंद केजरीवाल जब गठबंधन में नहीं थे, वो सोनिया गांधी पर तमाम आरोप लगाते थे कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने ईडी सीबीआई का गलत उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है। तो क्या लगता है अब गठबंधन में है तो क्या अब उन्हीं भ्रष्टाचार्य के साथ वो भी हो गए लिप्त? मैडम अब एक चीज पहले आप बताइए, सोनिया गांधी जी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कैसे की? पहले आप ये स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि जनता पूछ रही है। प्रधानमंत्री नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भाषण में कहा कि पहले सोनिया गांधी एक बार आए हैं ईडी सीबीआई के, जिन्होंने दुरुपयोग किया है। मैडम देखिए, मैं बता दूं आपको, 14 से और 2004 के बीच में कभी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हुआ। जो भ्रष्टाचारी थे सिर्फ उन पर कार्रवाई हुई। लेकिन आज के समय पर है जो सत्ता से सवाल पूछ रहा है, उन पर ईडी सीबीआई बैठ जाती है। एनसीआर समाचार पे कब बैठी है हमको नहीं मालूम है, अनुराग ओझा पर कब बैठी है हमको नहीं मालूम है, लेकिन बैठेगी मैडम। सब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। अब मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो मैडम ईडी सीबीआई के खिलाफ अगर आज हम नहीं बोले तो आने वाला नंबर आपका है, हमारा है और सबका है। पर वहीं पर लोकसभा सीट दिल्ली में 7 है और वहीं 7 में 4 केजरीवाल जी जीत रहे हैं और 3 कांग्रेस पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे गुब्बारा फुस हो रहा है। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से आपको लगता है जीतेंगी? एक चीज बताइए, मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया, काहे कट गया? क्योंकि जनता, मोदी जी भी जानते हैं कि हमारा कोई भी नेता काम नहीं करता है। मनोज तिवारी के सामने भी बिहारी बाबू लड़ रहे हैं। कौन? कन्हैया कुमार। अब बताइए कि दो बिहारी जब लड़ेंगे आपस में तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला? हाँ, अभी महासंग्राम होगा। ये जो रिमोट से लहंगा उठा देने वाले लोग चुनाव जीतेंगे। रिंकिया का पापा अब चुनाव जीतेगा, क्योंकि एक बिहारी सब पे भारी। तो मेरा सवाल, अंतिम सवाल ये है, विपक्ष की राह क्या लग रही है? कठिन है या आसान है? हम देखिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, छड़ेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। तो इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं वो सब मजबूत हैं और मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भाजपा को इनके आगे झुकना पड़ेगा। मेरा सेम सवाल आपसे भी है, क्या लग रहा है, विपक्ष की राह कठिन है या फिर आसान है? नहीं, कठिन तो इसमें है। कौन कहता है? जिसके खिलाफ ईडी बैठी हो, जिसके खिलाफ मीडिया हाउस बैठा हो, जिसके खिलाफ सारी सरकारी एजेंसी बैठी हो, उसके लिए राह तो कठिन है। लेकिन वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो बस यही है कि हम सत्य के राह पर और हम जीतेंगे। हमें पता है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लोगों को ये याद दिलाना है कि महंगाई, बेरोजगारी, तुम्हारे घर के जो बच्चे जो मतलब आपने कभी मॉर्निंग के अंदर बच्चों को दौड़ते हुए देखा है? सेना में भर्ती के लिए प्रैक्टिस करते हुए देखा है? तो पे वोट होगा भी या रामलला पे वोट होगा? देखिए, रामलला पे वोट देना चाहिए। हमने तो रामलीला का जब विवाद सुना, मतलब जब ये मुद्दा आया तो हमें लगा कि विवाद आज खत्म हो गया है। ये विवाद क्यों दोबारा बनाया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम सही से नहीं रह रहे हैं क्या? आपको अच्छा नहीं लगता कि दिवाली वो मनाए, ईद हम मनाए? ऐसा नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल होना चाहिए। हमारे जो पहले प्रेम व्यवहार था वो बना रहना चाहिए। ठीक है, रामलला पे वोट होना था, 2019 उन्हें मिल चुका है, 2014 उन्हें मिल चुका है। अब उन्हें काम पे वोट देना पड़ेगा और काम पे बात करनी पड़ेगी। एक भी रैली के अंदर वो ये बताते हैं कि महंगाई ज्यादा है। 2014 का मोदी जी का खुद ही भाषण सुन लो और या एक बार अपने टीवी चैनल पे चला के देख लो, आपको जनता खुद बता देगी। भाइयों और बहनों, महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार। सुना था ना आपने, वो महंगाई कहाँ गई? 28 वाली चीनी कड़वी लगती थी, ठीक है, 65 का पेट्रोल तेजाब दिखता था। तो आप ये खुद देखिए ना, 10 वाला मोबाइल का रिचार्ज एक गरीब आदमी 10 रुपए का रिचार्ज करता था। आप सोचिए, 10 रुपए का रिचार्ज करता था और वो अपना मिस कॉल के हिसाब से, मतलब घर में 4 मोबाइल है तो एक मिस कॉल के लिए एक नंबर चालू रखता था। आज की डेट में नीति ऐसी बना दी है कि आपको 250 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा, तब आपका मोबाइल चलेगा, वरना आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा। ठीक है अनुराग, मेरा एक छोटा सा सवाल है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, क्या लग रहा है मैनिफेस्टो भाजपा के मैनिफेस्टो को टक्कर दे पाएगा? देखिए मैम, जिस प्रकार से मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का आया है, मीडिया ने भी उसे दिखाने की कोशिश की है। अब जब बड़की मीडिया ने उसको जगह दे दी है तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो से ये लाख गुना बेहतर है। जिसमें युवाओं की बात की गई है, महिलाओं की बात की गई है, भागीदारी की बात की गई है, आरक्षण पे भी बात हुई है, जल जंगल और जमीन पर भी बात हुई है,
पढ़ाई लिखाई और दवाई पर भी बात हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने, हमारे दोनों मेहमानों को भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पर देखिए, देखना यही होगा, लोकसभा चुनाव करीब है और कौन कहां से लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। और एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, हालांकि 3 बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, क्या इस बार नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर।